आज हम भारतीय परमाणु अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे। मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दी है, जो हमारी वो सीरीज चली हुई है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। आज हमें अपने अलग अलग एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे जो पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं जो परमाणु अनुसंधान है इसमें मतलब एक एक बातों को इतनी बारीकी से बताऊंगी, और मेरा यही वो है कि भाई सभी बच्चे इस वीडियो को पूरी की पूरी देखें, कभी स्किप नहीं करें, क्योंकि एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहला पॉइंट है कि भी परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 10 अगस्त 1948 को। मतलब अब हम आज़ाद हो गए थे, इंडिया आज़ाद हो गया था। आज़ाद होने के बाद 10 अगस्त 1948 को क्या हुई थी, परमाणु ऊर्जा आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कब? 1948 को। इसकी किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर होमी जे बाबा, मतलब होमी जहांगीर बाबा की अध्यक्षता में किसकी स्थापना हुई थी, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 10 अगस्त 1948 को। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों हेतु अगस्त 1954 में हुई। देखो, आयोग की स्थापना तो 1948 में, परंतु परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, किसकी? भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों हेतु अगस्त 1954 में हुई। थोड़ा सा अक्सर चेंज होते ही हमारा क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। यहाँ आयोग है, यहाँ विभाग है। तो परमाणु आयोग की स्थापना 1948 में और परमाणु विभाग की स्थापना 1954 में हुई थी। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें आयोग और विभाग एक जैसे ही लगते हैं, तो कंफ्यूज होके और पेपर में क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत कराते हैं। उस 1948, ये 1954। परमाणु ऊर्जा विभाग किसकी देखरेख में काम करता है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग किसकी में? प्रधानमंत्री, मतलब जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा उसी की देखरेख में हमारा परमाणु ऊर्जा विभाग क्या करेगा, काम करेगा। परमाणविक ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासन के अधीन है। जो परमाणविक ऊर्जा विभाग है वो प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासन के अधीन क्या करता है, कार्य करता है। 1950 में होमी जहांगीर बाबा ने परमाणु अनुसंधान केंद्र को क्या कहा था? रीढ़ की हड्डी। या ये आ जाता है कि भी रीढ़ की हड्डी परमाणु अनुसंधान केंद्र को किसने कहा था? तो होमी जहांगीर बाबा ने। कब कहा था? 1950 में। किसको कहा था? परमाणु अनुसंधान केंद्र को। तो कैसे भी क्वेश्चन को घुमा लो, आपका क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि 1950 में होमी जहांगीर बाबा ने परमाणु अनुसंधान केंद्र को रीढ़ की हड्डी कहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। पहला परमाणिक अनुसंधान केंद्र, ये पेपर में हर बार आता है, किसी न किसी पेपर में पक्का आता है कि हमारा पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र कौन सा था। तो हमारा पहला अनुसंधान कब खुला था? हमारा 1948 में। कहाँ पे? ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई कहाँ है? हमारा महाराष्ट्र में। और मुंबई में एक जगह है ट्राम्बे। ट्राम्बे में हमारा क्या खुला था? पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र कब? 1948 में। कब? 1948 में। ये ट्राम्बे जरूर याद रख लेना भाई कि ट्राम्बे में खुला था। पेपर में आता है पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला था? तो ट्रॉम्बे, मुंबई में खुला था, महाराष्ट्र में। 1967 में इसका नाम बदलकर बार्क कर दिया गया। 1967 से पहले इसका नाम परमाणु अनुसंधान केंद्र ही होता था, परंतु इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? बार्क। बार्क होता है, बार्क की फुल फॉर्म आती है पेपर में कि बार्क की फुल फॉर्म बताओ। तो बार्क की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र। पहले परमाणु अनुसंधान था, फिर उसका नाम क्या कर दिया? बाबा। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ये था हमारा कि भाई बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र से रिलेटेड। अब आता है कि भाई पहला परमाणु रिएक्टर केंद्र कौन सा था। ये तो पहला अनुसंधान केंद्र था, तो हमारा पहला रिएक्टर केंद्र था 1956 में बना था। उसका नाम क्या था? अप्सरा। अप्सरा नाम याद कर लेना। रिएक्टर, रिएक्टर कौन करती है? अप्सरा क्या करती है? रिएक्ट करती हैं। और जब वो रिएक्ट करती हैं तभी तो खुश होते हैं। तो हमारी जो अप्सराएं हैं वो क्या करती हैं? रिएक्ट। तो रिएक्टर, अप्सरा क्या करती हैं? रिएक्ट। रिएक्ट से रिएक्टर।
तो पहला परमाणु रिएक्टर केंद्र 1956 में कौन सा था हमारा? अप्सरा। भारत व एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर केंद्र कौन सा था? अप्सरा। तो जो ये अप्सरा भारत का ही नहीं, एशिया का भी पहला परमाणु रिएक्टर केंद्र था, उसका नाम क्या था? अप्सरा। इसकी क्षमता कितनी थी? 1 मेगावाट। कुल 1 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर केंद्र बना था। दूसरा परमाणु रिएक्टर बना था 1960 में, ये बना था 1956 में, ये बना 1960 में। ये कितनी मेगावाट का था? ये 40 मेगावाट का। फिर ध्रुव बना था जो सबसे ज़्यादा मेगावाट का था, 100 मेगावाट का। कब बना था? 1985 में। प्रायोगिक रिएक्टरों को जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं। जिस प्रायोगिक रिएक्टर क्या होते हैं? जहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं रिएक्टरों में, तो उनको कहा जाता है जीरो पावर। वहाँ पे हमारी जो पावर होती है वो कितनी होती है? जीरो। तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है। जो ये होते हैं, इनका ऊर्जा प्राप्ति की बजाय कि जो नाभिकीय अनुसंधान होते हैं उनमें इनका हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। दूसरा था हमारा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। कौन सा था? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसको बोलते हैं IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1971 में। इंदिरा गांधी की स्थापना कब हुई थी परमाणु अनुसंधान केंद्र की? 1971 में। कहाँ? कलपकम कहाँ है ये? तमिलनाडु में। ठीक है, कलपकम कहाँ है? तमिलनाडु में। भाभा एटॉमिक की कब हुई थी? 1948 में। और कहाँ हुई थी? ट्राम्बे, मुंबई में हुई थी। और इसकी इंदिरा गांधी की 1971 में। और कहाँ? कलपकम, तमिलनाडु में। एक आता है हमारा रिएक्टर केंद्र है कामिनी, विश्व का प्रथम रिएक्टर है जो थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करता है। विश्व का प्रथम रिएक्टर था जो क्या करता था? थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का प्रयोग करता था। इस रिएक्टर का उपयोग अपराधियों को पकड़ने में किया जाता है। जो ये रिएक्टर है कामिनी रिएक्टर, ये अपराधियों को पकड़ने में किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा फिंगरप्रिंटों का मिलान करना बड़ा सरल हो जाएगा। क्योंकि इसके द्वारा फिंगरप्रिंटों का मिलान करना बड़ा सरल, जैसे अब HSLC पेपर ले रही है और बहुत सारे बच्चों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते या फेस स्कैन नहीं होता, तो उसके लिए ये हमारे जैसे रिएक्टर के अंदर ही यही काम करते हैं। जो हम पेपर देने जाते हैं तो जो फिंगरप्रिंट का वो होता है। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र क्या है? उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र 1984। कब? 1984 में। कहाँ खुला था ये? इंदौर में। कार्य क्या था इसका? लेजर एवं तर्कों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना। लेजर एवं तर्कों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना। लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लेजर है जो इसकी फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या हो जाएगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसकी खोज कब की थी? 1960 में। लेजर है जो इसकी खोज कब की थी? 1960 में अमेरिका की हेजेज प्रयोगशाला में थियोडोर मैनन के द्वारा। इसकी जो लेजर है इसकी खोज कब की थी? अमेरिका की हेजेज प्रयोगशाला में थियोडोर मैनन के द्वारा। किसने की थी? अमेरिका की हेजेज प्रयोगशाला में थियोडोर मैनन ने की थी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। 1964 में बारक ने गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया था। मतलब जो हमारी संस्था थी, जो हमारा परमाणु अनुसंधान केंद्र था, बारक ने भी लेजर का प्रयोग किया था। कौन से लेजर का किया था? गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया था। चौथा है हमारा परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। ये मतलब इसका ये याद रख लेना कि भी ये कहाँ पे है? कलकत्ता में। तो आज के लिए हमारे परमाणु अनुसंधान केंद्र कितने हैं? 4 जो बड़े बड़े हमारे परमाणु अनुसंधान केंद्र हैं इनके बारे में पढ़ा है।
और इस टॉपिक को आप जितना ध्यान से पढ़ोगे, एक-एक चीज़ को जितना ध्यान से पढ़ोगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो मैं ये कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ, ये मैंने देखा है यूट्यूब पे इतना कंटेंट है ही नहीं, तो मैं अपनी हर एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी और यही कोशिश करूँगी कि पॉइंट टू पॉइंट और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि हाँ बिल्कुल अच्छे से, अगर कुछ कमी है तो मैं उसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी, ताकि बच्चों को बेसिक से हाई लेवल तक का करवाने की कोशिश है। थैंक यू।